नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राजना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमारी जो पिछली 2-3 क्लास हो गई है वो प्रतिशत का हमारा टॉपिक चल रहा है। उसकी हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। आज चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए कुछ जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, उनकी हमने चर्चा कर ली है और नए क्वेश्चन के साथ में मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक परीक्षा में यानी परीक्षाओं से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, एक परीक्षा में 20% अंक, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला 20% अंक प्राप्त करने वाला एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अधिक है। यानी जितने अंक उसको पास होने में चाहिए उससे वो 42 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या बताइए। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, अंकों की अधिकतम संख्या बताइए। अधिकतम संख्या बताइए। देखिए प्रश्न देखिए क्या है कि एक छात्र है, वो 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र जो 30 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। यानी 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंक कम रह गए पास होने में। और एक अन्य छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है और वो जहां उत्तीर्ण होता है उससे वो 42% अधिक प्राप्त करता है। तो बताया कि उसका जो पूर्णांक है, जो कुल अंक है, अधिकतम अंक है, वो कितने हैं। देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे पास होने वाले क्या है, पास। यदि इस लाइन तक आ जाता है वो पास होता है। इस लाइन के बाद में जो अधिक लाता है, पास से अधिक, और इधर वाले जो कम लाते हैं, जो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनाएगा। अब देखो 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक लाए, 20% अंक लाया और इस सीढ़ी यानी पास होने के लिए उसे अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से, 30 अंकों से हो गया। यदि इसके पास 30 अंक और होते तो ये यहां तक पहुंच जाता, इस पास वाली लाइन तक आ जाता। देखो 20% अंक उसने प्राप्त किया, 30 अंक कम रह गई। यदि 30 अंक और रहते तो वो यहां आ जाता, पास हो जाता। एक देखिए अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक आता है। यदि इसके पास 42 में कम कर दूं तो वो यहां आ जाएगा। देखिए 32% अंक पास होता है और फिर 42 से ज्यादा लाता है, पास से ज्यादा। तो यदि मैं 42 कम कर दूं तो यहां आ जाएगा और इसको 30 जोड़ दूं तो ये यहां आ जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आई है तो फिर प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। देखिए 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, इधर इस जो कॉलम में हम लिख रहे हैं ये अनुत्तीर्ण वाले हैं, अनुत्तीर्ण जो फेल हो गए हैं वो, और ये वाला है उत्तीर्ण वाले।
तो देखो उत्तीर्ण वाला तो 42 से ज्यादा ला रहा है, तो इसमें तो 42 कम कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। और इधर देखो 20% आया, इसमें यदि 30 जोड़ दूंगा तो ये इधर आ जाएगा। यानी मतलब ये हो गया कि ये मान और ये मान दोनों बराबर हो गए। देखिए कैसे, 20% प्लस 30 बराबर, यानी बराबर का मतलब कि ये भी इतना मान पास का है, ये भी पास का है, को तो ज्यादा है और को कम, दोनों बराबर है। ऐसे ही देखिए 32% माइनस 42। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें ये इधर ले जाएंगे, घटा दो इसको, 20 घटाएंगे तो ये कितना बच गया 12%, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो गए 72। 30 और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 42 और 30 हो गए 72। तो देखो अब भाग दे देंगे, 1% बराबर कितना हो गया, 12 का भाग दिया, 12 छिकू 72, तो 1% का मान आ गया 6 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो कोई भी संख्या हो या कोई भी पूर्णांक को अपने आप में 100 होता है, और हमें 100% चाहिए, तो 100% के लिए हम 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया 600 आ गया। तो वो पूर्णांक कितना था 600 था। उस 600 में से उन्होंने 20% अंक प्राप्त किया। अब देखो इसको करते हैं वैसे एनालिटिक। देखो 600 है, 600 का 20% कितना हो गया, ये काट दो, काट दिया, तो ये कितना हो गया 120। कितना हो गया 120। अब देखो 120 हो गया, और कितने अंक 30 अंक और जोड़ेंगे तब ये पास होगा, यानी 150 अंकों पे पास होता है। उसी प्रकार से देखिए इधर वाले में काटेंगे तो 600 का 32%, तो ये कट गया, ये 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, असल 1, 18 रेग 19। इसमें से यदि मैं 42% घटा दूंगा, 42 अंक घटा दूंगा तो कितना बचेगा, ये भी 150 बचेगा। यानी ये मान और ये मान दोनों बराबर, जो कि हमने इस प्रकार से इनको बराबर करके 1% का मान निकाल लिया, और 1 का निकल गया तो हमें 100% का पता है कि हम 100 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से जो अधिकतम अंक है वो कितना आ गया 100 आ गया, 600 आ गया, सॉरी, ये कितना आ गया 600 आ गया। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या है, ये एक परीक्षा है, उसमें 20% तक हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरीके से करना है कि यहाँ एक बीच वाली लाइन में पास वाली लाइन खींच लेंगे, यदि इससे ज्यादा आ रहे हैं तो इधर लिख देंगे, कम आ रहे हैं तो इधर लिख देंगे, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण को इधर लिख देंगे, बीच में पास होगा। अब देखिए 20% अंक प्राप्त करता है और 30 कम रह जाता है, उसको 30 अंक कम रह जाता है, यदि 30 उसको मिल जाए यानी जोड़ दे तो वो पास हो जाएगा। यानी 20% में फेल हो रहा है, 30 और जोड़ दिया मैं तो ये पास हो गया। इसी प्रकार से 32% अंक है, यदि मैं 42 घटा दूंगा, यानी इसमें दे रखा कि 42 अधिक प्राप्त करता है, हमें अधिक नहीं करना है, हमें इस पास वाली लाइन तक आना है। तो 32% में से 42 मैंने घटाया तो देखो ये पास पे आ गए। इस प्रकार से इनका मान इनके मान के बराबर हो गया, यानी ये भी पास का मान है, ये भी पास का मान है, न तो इसमें कम है और न ज्यादा है। इस प्रकार से हमने 1% का मान निकाल लिया, और 1% का मान आने के बाद में हम पता है कि 100% का 100 से गुणा करके और कुल अधिकतम अंक प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 240 अंक, एक छात्र को 244 अंक, एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल
कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया। फिर देखिए, एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि एक, अब देखिए एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूं कि एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक, यानी जितना भी अंक का वो पूर्णांक है उसमें से उसे 340 अंक वो प्राप्त करेगा, तब जाके वो क्या होगा, पास होगा। तो हमें पता है पिछले क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही करेंगे। ये लाइन कौन सी है, पास वाली लाइन, ठीक है, ये लिख लिया। तो ये बोल रहा है कि 340 अंक करेगा तब वो पास होगा, तो मैंने 340 लिख लिया यहाँ पे, यानी पास वाली लाइन पे 340 अंक उसे प्राप्त होगा तब जाके वो पास होगा। ठीक है, एक छात्र को 244 अंक प्राप्त होते हैं, यानी इससे कम हुआ ना, इसका मतलब वो अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। 344 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, यानी 244 अंक उसे प्राप्त हुआ और कितने अंकों से वो फेल हुआ, 12%। तो मैंने 12 जोड़ दिया, तो ये कहां तक आ गया, पास तक आ गया। कहां तक आ गया, पास तक आ गया, यानी उसे प्राप्त तो 244 ही हुए, लेकिन मैंने 12% अंकों से वो फेल हो गया। यदि मैं 12% और आ गई इसके पास, मान लो जोड़ दिया तो और आ गए का मतलब वो हो गया पास। अब ये क्या, कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब देखिए एक छात्र को अधिकतम अंक कितने प्राप्त हो सकते हैं, तो बोल रहा है कि एक छात्र को अधिकतम अंक यानी उसका पूर्णांक कितना है, ये तो क्या है, पास वाला है, लेकिन अधिकतम कितना प्राप्त कर सकता है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्या पता है इस प्रश्न में, देखिए कि 244 प्लस 12% 340 के बराबर होगा। क्यों होगा यह आपको पता चल गया होगा। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 244 में मैंने 12 जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये पास हो गया, और पास का मान दे रखा है 340, यानी 340 अंकों पे वो पास होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए 12% बराबर 340 माइनस 244। अब इसको घटा दो, 340 में से 244 घटाया तो देखो 10 में से 4 गया 6, इधर गया 9, 13 में से 4 गया 9 और 0, कितना बच गया, 96 बच गया। कितना बच गया, 96। अब हमें 1% का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 1% का मान 96/12, तो 12 अंटी 96, तो ये कितनी बार गया, 8 बार गया। कितनी बार, 8 बार। अब बोल रहा है कि अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, तो अधिकतम तो 100% है, तो 100% का मान कितना होगा, 800। तो अधिकतम अंक 800 प्राप्त कर सकता है। हमारा आंसर 800 आएगा। समझ में आया होगा, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार इसको किया है। इसमें पास का अंक दे रखा है कि 340 अंकों पे वो पास होता है, और इधर वाला अनुत्तीर्ण था, लेकिन ये स्थिति कहां तक आ गई, पास वाली स्थिति आ गई, क्योंकि 244 में 12% जोड़ेंगे तब जाके वो पास हो जाएगा, और पास का मान दे रखा है, इसलिए इन दोनों को बराबर कर दिया, और बराबर करके 1% का मान निकाल लिया, और कुल अंक मुझे तो 100 से गुणा कर दिए। यदि ये पूछता कि उसे 60% अंक प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, देखो 60%, 1% का मान 8 है, तो 60 का मान कितना हो जाएगा, 480। यदि 480 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे 60% मार्क्स आते हैं। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हमने किए, आपको समझ में आया होगा। अगली टाइप की ओर हम चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15% की कमी के बाद, यानी 15% की कमी के बाद
15% कमी के बाद अजय की आय, अजय की आय, अजय की आय कितनी हुई? 2,12,500, 2,12,500 हो गई। 2 लाख तो उसकी मूल आय, तो उसकी मूल आय क्या है? देखिए ये बोल रहा है कि 15% की उसकी कमी के बाद अजय की जो आय है वो ये है, तो बोल रहा है कि उसकी मूल आय क्या है, यानी 15% की कमी नहीं करें तब उसकी आय क्या है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। ये मान लो उसके पास पहले 100 थी, उसके पास कितनी थी आय? 100 थी, लेकिन 15% की कमी के कारण, 15% की कमी के कारण उसकी आय हो गई 85, उसकी आय हो गई 85। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जो प्रतिशत है, लाभ हानि है, इन सब प्रश्नों में क्या करना है कि जो मान प्रश्न में दे रखा है उसी मान में जो हमें हमारे पास जो मान आ रहा है और प्रश्न में जो मान आ रहा है उनको हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए अब देखो ये 100 है पहले और बाद में कितना हुआ? 85 हुआ। और अजय की आय देखो 15% की कमी के बाद, यानी जब 15% की कमी हुई ना उसके बाद उसकी आय ये हुई है, और हमारे पास आय क्या हुई है? 15% कमी के बाद 85 हुई है। इसका मतलब जो ये 2,12,500 में भाग दे दिया 85 का, यानी जो प्रश्न में दे रखा है और हमारे पास आ रहा है उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब बोल रहा है उसकी मूल आय क्या है? मूल आय क्या है? 100 है, तो 100 से गुणा कर दिया। देखो एक ही लाइन में इसको सोल्व कर दिया हम। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो 100 उसकी, जैसे मान ले कि पहले उसकी आय क्या थी? 100 थी, अब उसमें 15% की कमी की तो वो हो गई 85। अब देखो प्रश्न में दे रखा है कि कमी के बाद ये आया है, तो इसमें इसका भाग दे दिया, और मूल पूछा है मूल आय, तो मूल आय 100 है, तो 100 से गुणा कर दिया। अब इसको सोल्व कर ले। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 17 वर्ग, ये 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 50 25 और 2 तो ये हो गया। अब देखिए 17 से काटेंगे इसको, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 6 2 8, 17 5 85 00 और ये तो ये कितनी आ गई? 2500 इंटू 100, मतलब 2,50,000। कितनी आ गई इसकी आय? 2,50,000। देखिए उसकी देखो 15% की कमी से पहले उसकी आय थी 2,50,000, फिर इसकी कमी की तब इसकी आय होगी 2,12,500। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुशील की आय, 4 नंबर क्वेश्चन है, सुशील की आय, सुशील की आय अभिषेक की आय से, अभिषेक की आय से, देखो इसकी आय से 22% कम है, 22% कम है, 22% कम है। अभिषेक की आय सुशील की आय से, अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है, ये करना है। देखो एक दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक सुशील और एक अभिषेक। बोल रहा है कि इसकी आय 22% कम है, किससे? सुशील की आय अभिषेक की आय से। अब देखो हमने लिख लेंगे सुशील और यहाँ आ गया अभिषेक। ये बोल रहा है कि सुशील की जो आय है वो अभिषेक की आय से 22% कम है, तो हम मान लिया अभिषेक की आय कितनी है? 100 है,
तो इससे 22% कम है, तो कितना हो गया? 78 हो गया। कितना हो गया? 78। अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अब ये बोल रहा है कि अभिषेक की जो आय है वो सुशील की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। अब देखो, इसको मैंने 2 से काट दिया तो ये आ गया 34, और इससे 39 हो गया। ये 39 और ये 50। अब देखो कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 11 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 11 ज्यादा है। अब देखो 11 अधिक है कितने पे? 39 पे, और गुणा में 100, मतलब 1100 बटे 39। ये आएगी इसकी इतनी ज्यादा ज्यादा है। देखिए 1100 में 39 का देते हैं भाग, तो 39 दूनी 78, तो कितना होगा? 22, 32 और 0। अब देखिए कितने जाएगा? 9 8 72, 7 24 और 7 31, यानी 8 पर 312। ये कितना हो गया? 8.0। तो ये आएगा 2। तो इस प्रकार से क्या आ गया? देखिए 28.2%। तो 28.2% हमारा आंसर आ गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, सुशील अभिषेक की आय से 22% कम। सुशील लिख लिया, अभिषेक लिख लिया हमने। फिर देखो सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है। किसकी कम है? सुशील की कम है। कितनी कम है? 22% कम है। तो देखो ये 100 मान लिया हमने, तो इससे 22 कम कर दिया तो 78 हो गए। अब इन दोनों को बराबर 2 से काट दिया, यानी छोटी संख्या बना लिया। यदि हम नहीं काटेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में सही रहेगा। तो इन्हें 2 से काटा तो 25 और ये आ गया 39। अब प्रश्न में दे रखा है कि अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना ज्यादा है, यानी जो अभिषेक की आय है वो सुशील से कितनी ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? 11 ज्यादा है। कितने पर? 39 पे, और गुणा में 100 कर दिए। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 28.2% अधिक आई। समझ में आया होगा आपको। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीना अपनी मासिक आय का, यानी मीना अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है। 75% खर्च करती है। 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि और व्यय में, यानी 50% की वृद्धि और व्यय में 80% की वृद्धि की जाए तो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की? तो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? देखिए प्रश्न क्या है कि मीना की जो मासिक आय है उसका 75% वो खर्च करती है, यानी जितना उसका महीने को मिलता है उसमें वो 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय 50% बढ़ा दिया जाए, यानी जो इसका मंथली जो पगार है वो 50% बढ़ा देते हैं, और उसका जो व्यय है खर्च करना है वो 80% वृद्धि कर देते हैं, यानी उसका जो आय और व्यय दोनों उसका बढ़ गया। आय तो बढ़ा है 50% और व्यय बढ़ी है 80%। तो बोल रहा है कि उसकी बचत में कितना प्रतिशत कमी होगी या वृद्धि होगी, ये हमें याद करना है। आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमें जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, यानी जितना वो कमाता है उसका कुछ भाग तो वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है, और कुछ भाग
भाग उसका बच जाता है, यानी आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है। जैसे मान लिया जितना वो कमाया कुछ भाग उसने खर्च कर दिया और कुछ से बचा लिया, इन दोनों का योग आय होती है उसकी। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है। मान लो उसके पास आय कितनी है, 100 रुपए वो कमाती है, उसमें से वो 75% खर्च कर देती है। कितने? 75%। तो उसके पास कितना बचे? 25 बच गया। देखो मानना हमने 100 उसने कमाता है, 100 में से वो 75% खर्च कर दिया, 75 हो गया। अब देखो 100 75 खर्च कर दिया, उसके पास कितने बच गए? 25 बच गए, यानी 100 में से 75 घटा देंगे तो 25 आ गया। इस प्रकार से उसकी बचत कितनी हो गई? 25 हो गई। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि उसकी आय में 50% और व्यय में 80%। आय क्या है? 100 है, तो इसमें तो क्या करेंगे? 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि करेंगे। तो देखो 100 का 50% क्या होता है? देखो ऐसे निकालो, वैसे नहीं पता तो 100 का 50% कितना होता है? 50 होता है। तो इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। इसी प्रकार से देखिए उसका व्यय में भी 80% की वृद्धि, यानी इस व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 80% की वृद्धि। तो देखिए 75 का 80%, देखो 75 गुणा 80/100, 25 की 75, 25 का 100, 4 दूनी ये कितना आ गया? 60 आ गया। यानी 75 का 80% कितना होता है? 60 होगा। अब देखिए इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 135। 135। अब देखो ये हमने दोनों निकाल लिए। अब इससे ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि मान लो उसकी आय 150 है, उसमें से वो 135 खर्च कर देती है, तो उसके बाद में उसके पास कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। अब देखो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? अब देखो कमी हुई है। पहले तो वो 25 रुपए बचाती थी, लेकिन बाद में कितना बचा रही है? 15 बचा रही है। इसका मतलब कमी आई है। कितने की कमी आई है? 10 की कमी। 10 की कमी आई है। देखो 10 की कमी आई है कितने पर? 25 पे, और गुणा में 100, गुणा में 100। इस प्रकार से ये करेंगे कैलकुलेट, तो ये कितने? 40% की कमी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 40% की कमी आई। देखो समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि मीना की जो मासिक आय, सबसे पहले हमने लिख दिया आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। हमने आय उसकी 100 मान ली, 100 में से वो प्रश्न में दे रखा कि वो 75% खर्च कर देती है, तो 100 में से 75 उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बच गया? 25 बच गया। तो ये हो गई उसकी बचत। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि और व्यय में 80% की वृद्धि, इसका 50% कितना हो गया? 50 होता है, तो 50 का 100 में जोड़ेंगे तो वो हो गया 150, तो 150 ही होगा। इसका 80% में वृद्धि, तो 75 का 80% निकाला तो वो आया 60, और 60 को इसमें जोड़ेंगे तो वो आ गया 135। तो ये 135। यदि 150 कमाता है उसमें 135 खर्च करता है, तो उसके पास कितने बच गई? 15 बच गई। अब देखो पूछ रहा है बचत का कितना प्रतिशत में कमी या वृद्धि हुई है, तो देखो बचत पहले 25 रुपए थी, बाद में 15 रुपए है। इसका मतलब 10 की कमी आई है। कितने पर आई है? 25 पे, और गुणा में 100। इस प्रकार से 40% की कमी आई है। ये हमने निकाल लिया और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कि रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। रीना रीना का खर्च रीना का खर्च उसकी बचत से उसकी
बचत, उसकी बचत से 300% अधिक है, यानी उसकी बचत 300% अधिक है यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि, और बचत में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रश्न है, एक बार फिर से बोलता हूं प्रश्न, कि रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, यानी उसका जो आय है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, व्यय प्लस बचत होता है। यदि रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, मतलब खर्च का मतलब व्यय, खर्च बोल दो या व्यय एक ही बात है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसकी खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। मान लिया बचत 100 है तो इससे कितना अधिक है, 300 अधिक है, मतलब 400 हो गए, यानी 100 है, 100 माना मैंने बचत, इससे 300 अधिक है तो 400 हो गया उसका खर्च। दोनों के बीच में जोड़ है तो जोड़, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 500। इसका मतलब उसकी आय कितनी थी, 500 थी, 500 आय थी, उसमें से वो 100 रुपए बचाती है और 400 खर्च करती है। फिर देखिए आगे, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, ये आय है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, 30% की वृद्धि करेंगे। अब देखो 500 का 30% कितना होता है, देखो ऐसे निकालो, नहीं पता तो, नहीं तो सीधा गुणा कर देते हैं, दो बिंदु से कितना आ गया, 150, 150 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 650। वैसे देखो बचत में 20% की वृद्धि करते हैं, तो बचत ये है, इसमें कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो देखो इसका 20% कितना हो गया, 120 हो गया। अब देखो आय 650 है, बचत 120 है, तो ये बीच वाला मान निकाल सकते हैं कैसे, 650 में से 120 निकाला, 0 3 3 5, इसका मतलब ये आएगा 530 और ये आ गया। समझ गए यहां तक। देखो यहां तक हमने जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसा वैसा हमने किया है, कि इन्होंने बोला कि बचत से 300% अधिक है, तो बचत 100 मानी, तो ये 300 अधिक तो 400 हो गई, दोनों को जोड़ दिया, आय आ गई। अब देखिए इसका 30% ये आ गया, इसका 20% 120 आ गया। अब इनमें से ये घटाया तो ये मान प्राप्त हो गए। अब ये पूछ रहा है कि जो उसका व्यय या खर्च ये कितना प्रतिशत हुआ है, कितना प्रतिशत हुआ। अब देखिए, देखो पहले 400 था, पहले कितने था, 400, बाद में कितना हुआ, 530। इसका मतलब उसका जो खर्च है वो बढ़ा है, कितना बढ़ा है, देखो 530 में से 400 घटा देंगे, इसका मतलब कितना बढ़ गया, 130 बढ़ गया। देखो 130 बढ़ा है कितने पर, 400 पे, और गुणा में 100 कर दो, ये कटता है बिंदु से बिंदु कट गया, इसमें भाग देंगे तो देखिए 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजो 20, यानी 32% की वृद्धि हुई। कितनी, 32.5% की वृद्धि हुई। देखिए ये इसमें भी दे रखा वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है, और इस वाला हमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये मान कैसे निकालेंगे, पहले 400 था फिर 530 हो गए, इसका मतलब कि 530 में से 400 घटा दिया, इसका मतलब ये कितना की वृद्धि हुई, 130 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई है, 400 पे, तो 130/400, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, और इनको जब कैलकुलेट किया
तो वो 32.5% की वृद्धि है। यह हमारा आंसर है। इस प्रकार से आज हमने 6-7 क्वेश्चन हमने किए हैं जो सभी बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये है। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।